हिंदी भाषा और उसका विकास। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारतीय, भारत यूरोपीय, द्रविड़ चीनी, सेमिटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, कॉकेशस, सूडानी तथा बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों में यूरोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। जो मध्यकाल का भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से, जब पहला वाला ख़त्म होता है आर्य भाषा की, उसके बाद से शुरू होता है भारतीय भाषा जो मध्यकालीन है। प्राचीन खत्म होगा, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा शुरू होगी। आधुनिक भारतीय भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2 भागों में वैदिक संस्कृति व लौकिक संस्कृत में बांटा गया है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर। तो शुक्ल यजुर का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचाविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। उपनिषद की संख्या 108 है, परंतु उनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं: ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मंडुक्य, श्वेताश्वेतर तथा कौशितकी। लौकिक संस्कृत में पाणिनि की अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, पुराण आदि रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। हमने देखा कि 2 तरह के जो भाषा है, लौकिक संस्कृत और ऊपर क्या देखा था हमने, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में ये तमाम चीज़ें आई थी, जिसमें कि संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद थे। और लौकिक संस्कृत में अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, पुराण आदि रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, इसे 3 भागों में बांटा गया है: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है, तो ये पाली भाषा में, और उसमें भी प्रथम प्राकृत। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना, त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ हैं? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसकी रचना पाली भाषा में हुई है। पाली भाषा भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं: मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश, अटकथा साहित्य आदि। पाली भाषा की 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। सदनीति व्याकरण की रचना अग्गवंश ने की, जो एक वर्मी भिक्षुक थे। यानी कि जो 3 व्याकरण उपलब्ध है उसमें पहला है सदनीति व्याकरण, दूसरा है कच्चान व्याकरण, इसकी रचना कच्चान ने की, और तीसरा है मोगलान व्याकरण, इसकी रचना मोगलान ने की, जो कि श्रीलंका के थे। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि राज्यों पर प्रचलित है।
इन जगहों पे ये भाषा बोली जाती थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। जो पाली है उसे मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। प्राकृत भाषा की द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। हेमचंद, मार्केंड आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा तथा हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। दो किताबों की बात की गई यहाँ पे। वररुचि, इन्होंने सबसे पहले प्राकृत प्रकाश के नाम से व्याकरण की किताब लिखी थी और हेमचंद ने भी प्राकृत व्याकरण के नाम से व्याकरण की किताब की रचना की थी। हेमचंद को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी गई है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा किसे दी गई है, या फिर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि हेमचंद को किस बात की संज्ञा दी गई है। तो ये प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं। साहित्य महत्व की दृष्टि से प्राकृत भाषा को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये 5 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची और महाराष्ट्रीय। सौरसेनी प्राकृत जो है वो सौरसेनी मथुरा के आसपास की भाषा थी। दिगंबर जैन आचार्यों ने अपने महाकाव्य सौरसेनी में ही लिखे। अब जो जो लोग थे, जैन आचार्य थे, उन्होंने सौरसेनी प्राकृत में ही अपनी जो महाकाव्य लिखी, इसमें लिखी, इसी भाषा में लिखी है, सौरसेनी प्राकृत भाषा में। अर्धमागधी मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी और अर्धमागधी जो है वो महावीर स्वामी ने अपने जो धर्म उपदेश दिए इसी भाषा में दिए थे। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और शूद्रक की मृच्छकटिकम आदि रचनाओं में मागधी के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पे और भी प्रश्न बन गए। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या था? तो मुद्रा राक्षस, और शूद्रक की मृच्छकटिकम। पैसाची है उत्तर प्रदेश में कश्मीर के आसपास की भाषा थी और महाराष्ट्र साहित्यिक प्रकृति में महाराष्ट्र प्रकृति सर्वाधिक विकसित है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे थे। आगे है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र भट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा डांडी ने इसे आरीदाड़ी भी भाषा कहा है। आभीदारी भाषा किसने कहा? दांडी ने। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। पतंजलि की पुस्तक का नाम महाभाष्य है, उसमें इन्होंने अपभ्रंश भाषा का जिक्र किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किया है। अपभ्रंश के जो महान कवि हैं वो कौन है? स्वयंभू। और इनकी रचना है पौमचर्यु, रिट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। ये 3 ग्रंथ जो हैं वो अपभ्रंश में लिखे गए हैं और अपभ्रंश के महान कवि माने जाते हैं स्वयंभू। ये सारे प्रश्न बनते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत 10वीं शताब्दी में हुए। उनकी भी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, नैकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। ये जो पुस्तक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। नैकुमारचर्यु, जसहरचर्यु और पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, ये इन किताबों के नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि ये किसकी है। तो ये सब चीज़ें भी इसके साथ साथ हम देखते जाएंगे। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। कब लिखी गई? 10वीं शताब्दी में। भाषा क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश ट प्रधान भाषा है, इसमें ण की बहुलता है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि अपभ्रंश भाषा जो है वो निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता है इस भाषा में? तो अलग अलग वर्ण दे दिए जाएंगे। तो ट वर्ग प्रधान भाषा, और इसमें ण की भी बहुलता है।
अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश काल की रचनाएं व रचनाकार। रचना है प्राकृत व्याकरण, प्रबंध चिंतामणि, प्राकृत पैगलम और राउरवेल। रचनाकार है के जैन आचार्य हेमचंद, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग और प्राकृत पैगलम के लक्ष्मीधर और राउरवेल के रोड़ा। और भी है किताब संदेश रासक, इसके अब्दुल रहमान, पाहुर दोहा राम सिंह, उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी, कीर्तिलता व कीर्ति पताका विद्यापति और श्रावकाचार्य देवसेन। तो ये याद रखने वाली ये बातें हैं। ये पुस्तक और उसके रचनाकार के नाम पूछे जाते हैं। और ये रचनाएं किस काल की है? तो अपभ्रंश काल की, यानी इनकी भाषाएं अपभ्रंश है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आगे हम देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो किस तरह की थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। हिंदी भाषा के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जो हिंदी है वो तीसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है विश्व में। हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। आगे हम देखेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं क्या क्या है और उनकी बोलियां क्या है। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ये 5 भाषाएं आती हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसको किसी भी तरह से या तो ख, ह, ब, क इस तरह से हम बोल सकते हैं, किसी तरह से भी याद करना है। और या फिर अगर हम पहले क ले लें तो क ख दोनों एक साथ, उसके बाद ब और फिर ह। तो इस तरह से हम याद कर पाएंगे कि बुंदेली, ब्रज दो जो है वो ब से है, क से कन्नौज, ख से खड़ी बोली और ह से हरियाणवी। पूर्वी हिंदी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस तरह से इसको याद कर लेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी की है, और वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर राजस्थानी हिंदी की है, तो राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसमें 3 म है और 1 ज है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये सब राजस्थान की भाषाएं हैं। तो ये अलग से ही दिखती है, तो राजस्थानी हिंदी में ये भाषाएं सम्मिलित हैं। उसके बाद बिहारी हिंदी, जो बिहार की हिंदी है, उसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ये नाम से ही पता चल जाता है कि कहाँ की बोली हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान देने से ये सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। अब ये प्रश्न बनते हैं 1-1 नंबर के, मैंने इस तरह से लिए हैं, लेकिन ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकते हैं कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, या कौरवी का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली में आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में आकारांत शब्दों का, अंत में आ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू कहा। हरियाणवी को बांगरू भाषा किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को क्या कहा? तो बांगरू कहा। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ गोस्थली होता है। गौस्थली, गाय का स्थल, गोस्थली। ब्रज का शाब्दिक अर्थ। सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि ब्रजभाषा के कवि हैं। अब अगर यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ब्रजभाषा के कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो और दूसरे नाम दे देंगे और इनमें से एक नाम दे दिया जाएगा। और इस तरह से कई एक प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग प्रश्नों को ना बना के मैंने इकट्ठे नाम लिए हैं, इस तरह से याद करना आसान है। सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, ये सब ब्रजभाषा के कवि हैं।
ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली में आकारांत और ब्रज भाषा में ओकारांत। याद रखना है, खड़ी बोली में आकारांत शब्द की प्रधानता और ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। और यहाँ से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जिसके उत्तर साथ साथ में दिए गए हैं। ईरानी महाभारत काल के ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा है? ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन है पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का। रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। सदनीति व्याकरण के रचनाकार कौन है? अग्गवंश। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखी गई ग्रंथ है? पाली भाषा। 3 ग्रंथों को हमने देखा था जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश इन 3 भागों में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? हेमचंद ने। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश इन 3 भागों में वर्गीकृत किया है हेमचंद ने। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक है सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम व्याकरण भी कह सकते हैं इसको, और ये व्याकरण की ही पुस्तक है, इसलिए इनको पाणिनि कहा गया है इसके लिए, इसी किताब के लिए। अब आपके पास एक सवाल होगा कि इनको पाणिनि जो कहा जाता है हेमचंद को, तो पाणिनि कौन थे? तो वो व्याकरणकार थे जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी और ये किस भाषा में? संस्कृत में। और हेमचंद ने प्राकृत भाषा में लिखी थी सिद्धहेम शब्दानुशासन। मार्कंड ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? तो सौरसेनी प्राकृत से। मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से किसने बताई है? मार्कंड ने। जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत। और बौद्ध धर्म का उपदेश किसमें था? मागधी प्राकृत में। र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्रकृत में देखने को मिलता है? मागधी प्रकृत में र के स्थान पर ल का उच्चारण होता है। मागधी प्रकृत में र के स्थान पर ल का उच्चारण किया जाता है। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू है, उनकी रचना कौन सी है? तो उनकी रचना है पौमचरियु, रिट्ठ नेमिचरियु। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस प्रकृत से। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? खस प्रकृत से। मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था ब्रजभाषा और अवधी को। त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पाली। त्रिपिटक में कौन कौन सी पुस्तकें थी? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और इन तीनों की भाषा थी पाली। इनको ही त्रिपिटक कहा जाता है। 3 पुस्तकों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक में उपदेश दिया गया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सूट लिखा हुआ है। सूत पिटक में उपदेश है, और विनय पिटक में शिक्षा है, और अभिधम पिटक में विश्लेषण किया गया है। तो पूछा जाता है कि सूत पिटक में क्या दिया गया है? तो उपदेश। विनय पिटक में शिक्षा और अभिधम पिटक में विश्लेषण किया गया है। वैदिक ग्रंथों की भाषा वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत। हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है? भारोपीय। विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवार में विभाजित किया गया है? 12। उर्दू भाषा का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिण में हुआ है। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। उर्दू भाषा का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिण में हुआ है, ऐसा कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अपभट्ट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली 343 अनुच्छेद में।
343 अनुच्छेद के 8वीं अनुसूची में। 92 संशोधन 2003 द्वारा संविधान में किस भाषा को सम्मिलित किया गया था? तो इस समय सम्मिलित किया गया था संथाली, डोंगरी, मैथिली और ब्रज भाषा। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई थी। 21वां संशोधन 1967 में हुई थी, 1967 में। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 71वां संशोधन 1992 में हुई थी, जिसमें कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी। और इस तरह से 14 से बढ़ के जो भाषाओं की संख्या थी वो 18 हो गई थी और बाद में ये बढ़ के 22 हो गई। कालक्रम के अनुसार भाषाओं का सही अनुक्रम सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ये कालक्रम को अरेंज करने के लिए आता है प्रश्न कि जो भाषा का सबसे पहले आरंभिक भाषा तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और बाद में अपभ्रंश। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो लौकिक संस्कृत। मेरे प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। दूसरा वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँगी। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए और चाहे तो आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए और चाहे तो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जो इस लेवल का हो, उसमें भाषा की बात की जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। आप एमएसजी, इग्नू के एग्ज़ाम के लिए भी इनमें से चीज़ों को लेकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।